चलिए, अब हम आ गए यहां पे, अब हम आ गए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, ज्यादा देर का नहीं है रिवीजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ठीक है। अब सुनिएगा, हमने समझा था, हमने एक चीज समझी थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ये बहुत जरूरी है रिवीजन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमने ये समझा था, एक होता है ओरिजिनल बजट, एक होता है एक्चुअल। प्लीज इस रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड रिमेनिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आपने कहा कि ठीक है, एक होता है ओरिजिनल बजट, एक होता है एक्चुअल। तो आपने सबसे पहले समझा था कि ओरिजिनल बजट के प्रॉफिट पे और एक्चुअल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप क्या बोलते थे? आप कहते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस। उसको आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस। आपने कहा इसके रीजन क्या होते थे? आपने रीजन भी आपको अच्छे से आते हैं। आपने कहा 3 रीजंस थे। फर्स्ट था सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेकंड था सेल्स प्राइस वेरिएंस या सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, और थर्ड था आपने कहा कॉस्ट वेरिएंस। वो कैसे देखते थे? आपने कहा कि सर सबसे पहले हम सोचते थे बजट क्या है, बजट हमें पता है, उसके बेस पे पहले हम स्टैंडर्ड निकालते थे। स्टैंडर्ड क्या होता है? पर यूनिट, पर आवर वगैरह को स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके बेस पे हम देखते थे, देखो एक्चुअल में आउटपुट कुछ और प्रोड्यूस हुआ है और बजटेड आउटपुट वगैरह कुछ और है। तो हम बीच में एक कॉलम और बनाते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू, फ्लेक्सिबल बजट या रिवाइज बजट वेरिएंस हम बना के देखते थे, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट या रिवाइज बजट वेरिएंस नहीं, फ्लेक्सिबल या रिवाइज बजट बनाते थे। आपने कहा ये क्यों बनाते थे? देखिए 11,000 यूनिट्स पे अगर हमने ये बनाया, अगर हमने ये 11,000 यूनिट्स पे बनाया, तो अब हमें समझ में आ रहा है, जैसे बजट था 10,000 लेकिन एक्चुअल में हमने सेल किए रिड्यूस करके 11,000। तो आपने कहा कितना रेवेन्यू होना चाहिए था, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कितना हमारा क्या क्या होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना हुआ। तो आपको दिख रहा है कि सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्या है, कि आपने क्या बजट किया था, और अगर जो आपने एक्चुअल वॉल्यूम बनाया है उसके हिसाब से आप बजट बनाते तो आपका क्या प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आती, यही है। आपने कहा कि ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या लेके चलेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को आप लेके चलते हैं। आपने कहा कि सर सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। आपने कहा ठीक है सर, इन दोनों के डिफरेंस को हम सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस लेते हैं। फिर हमने कहा था, ये सोचिए कि आपने सेकंड ऑप्शन क्या था, कि कितना आपका रेवेन्यू, कितना आपका रेवेन्यू एक्चुअल में आया है, और फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से आपका कितना रेवेन्यू आना चाहिए था। तो आपने कहा कि सर इन दोनों के डिफरेंस को हम लेके चलते हैं, कितना रेवेन्यू आया है और कितना रेवेन्यू आना चाहिए था, इन दोनों के डिफरेंस को हम लेके चलते हैं। क्या आपने कहा कि सर इन दोनों के डिफरेंस को हम लेके चलते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस या सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। थर्ड हम देखते थे, जैसे 9,35,000 यहाँ पे कॉस्ट है, आप कहते हैं कि यार 9,35,000 क्या है, हमारी कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी, दिस इज कॉस्ट वेरिएंस। ये बड़ा जरूरी है, तीनों चीज याद रखना और पता होना, मतलब इट इज मोस्ट एसेंशियल थिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये पूरा हमारे को ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने तक बहुत हेल्प आएगा, बल्कि लास्ट क्लास तक मैं आपको बता रहा हूं आपको यूज में आएगा, ठीक है। अब आपने कहा सर ये बिल्कुल क्लियर है मेरे को अच्छे से, मैंने आपको बताया था, देखिए यही चीज हमने यहां पे भी निकाल के दिखाई थी, और एक चीज और हमने सीखी थी, हमने समझा था कि देखिए कई बार क्या होता है, कई बार हमें एक्चुअल मार्जिन पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक्चुअल मार्जिन और एक्चुअल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता था, कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मार्जिन एंड एक्चुअल प्रॉफिट? बताइए, क्या डिफरेंस होता था? बोलिए।
बहुत बढ़िया, आप गलत हैं। एक्चुअल मार्जिन में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करते थे, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट में आप एक्चुअल कॉस्ट माइनस करते थे। याद करिए, रफ में शुरुआत में लिखवाया था ना, वही है हम स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। और अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आपने कहा अच्छा, तो स्टैंडर्ड मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन में स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि हम देखिए क्या कर रहे होते थे, एक्चुअल मार्जिन मतलब सेल्स वेरिएंसेस तक के मार्जिन को लेके चल रहे हैं। एक्चुअल मार्जिन मतलब सेल्स वेरिएंसेस तक के मार्जिन को लेके चल रहे हैं, उसको आप एक्चुअल मार्जिन बोल रहे हैं। आपने कहा ठीक है सर, आप अभी कॉस्ट के वेरिएंसेस को नहीं लेके चल रहे, तो आपकी कॉस्ट अभी भी स्टैंडर्ड कॉस्ट ही है, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है सर, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता था, बजटेड प्रॉफिट। हमारे पास दिख रहा है बजटेड प्रॉफिट, मतलब जो ओरिजिनल बजट का प्रॉफिट है, इसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड प्रॉफिट, मतलब जो फ्लेक्सिबल बजट का है इसको बोलते थे एक्चुअल मार्जिन। इसे आप कहते थे ये बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर रहे हैं एक्चुअल रेवेन्यू में से, और यहां पे आप कहते थे कि आपने एक्चुअल कॉस्ट माइनस की एक्चुअल रेवेन्यू में से, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, आसान था। आपने कहा बिल्कुल। अब हम लोग इसी के बेस पे हम लोग वेरिएंसेस लेके चल रहे होते हैं। मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, वेरिएंसेस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स के वेरिएंसेस होते हैं, सेल्स वेरिएंसेस। फर्स्ट वेरिएंस होता है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट या बेस्ड ऑन प्रॉफिट, एंड सेकंड होता है इफेक्ट ऑन टर्नओवर। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट जो होता है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट जो होता है वो आप किसके लिए निकाल रहे होते हैं? याद करिए, आप किसके लिए निकाल रहे हैं इफेक्ट ऑन प्रॉफिट? आप इफेक्ट ऑन प्रॉफिट निकाल रहे हैं आपकी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैच आउट करने के लिए कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, जबकि इफेक्ट ऑन टर्नओवर निकाल रहे हैं इसलिए कि आपको यह समझ में आ सके कि आपकी सेल्स टीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, सेल्स डिपार्टमेंट किस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने कहा ये तो बात क्लियर है सर, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और इफेक्ट ऑन टर्नओवर हमें समझ में आ गया। अब आपने कहा कि सर इसके बाद, तो इसके अंदर फॉर्मूलाज हमने बनाए थे, फॉर्मूलाज मैं नहीं बता रहा कैसे बनाए थे, आपको याद होगा। ये आपके सेल्स के वेरिएंसेस थे, इफेक्ट ऑन टर्नओवर और इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। इसमें हमने देखा था दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कर रहा हूं, वैल्यू वेरिएंस। वैल्यू वेरिएंस में हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड मतलब कॉस्ट के वेरिएंसेस हटा के हम सारे वेरिएंस ले लेते थे। मतलब आप जब एक्चुअल मार्जिन निकाल रहे हैं वहां पे आप क्या लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन भी कराया था और कई बार बोला यही गलती होती है स्टूडेंट से। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं आप, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को। अच्छा, वेरिएंसेस इसके टू पार्ट्स में होते थे, पहला वॉल्यूम, सेकंड प्राइस। वॉल्यूम क्या होता था आपको भी याद होगा, हमने कई बार फॉर्मूला भी किया, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस बजटेड वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन। इसके अंदर हम सिर्फ ये देख रहे थे तो वॉल्यूम का इफेक्ट क्या है, प्राइस के इफेक्ट को नहीं लेके चल रहे होते थे। दूसरा आते थे हम सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब आप कहते थे कि सर इसमें क्या करते थे, इसमें हम करते थे बहुत सिंपल है, आप कहते थे एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू इनटू व्हाट, आपने कहा कि सर एक्चुअल वॉल्यूम। इसमें हम देखते थे जितना एक्चुअल वॉल्यूम है, जितनी एक्चुअल सेल है, उस पे कितना आपका वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर, वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर सब पार्ट्स होते थे। सब पार्ट्स कैसे होते थे आपको पता है, वॉल्यूम वेरिएंस में सबसे पहले हम निकाल देते थे क्वांटिटी वेरिएंस। हम ये सोचते थे कि आखिरकार
कितनी क्वांटिटी हमने सोची थी सेल होने की, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मतलब टोटल ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज क्वांटिटी, और कितनी एक्चुअल में क्वांटिटी हमने सेल की। अब आपने कहा कि सर अगर ज्यादा हुई या कम, उस हिसाब से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपने तो 4,70,000 रुपीज अर्न करने चाहिए थे 15,000 पे। आपने कहा कि सर हमने हमने कहा अगर 15,600 मतलब 600 एक्स्ट्रा बनाए तो कितना हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। इसी को हम कई तरीके से करते थे, एक और तरीके से करते थे, हम कहते थे इंडिविजुअली ले लीजिए। इंडिविजुअली कैसे, आप कहते थे वॉल्यूम जो है ना, उस टोटल वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी को आप किस रेशियो में ले लीजिए, स्टैंडर्ड मिक्सचर के रेशियो में ले लीजिए। उसको आप किस रेशियो में ले लीजिए, स्टैंडर्ड मिक्सचर के रेशियो में ले लीजिए। और जब आप उसको स्टैंडर्ड मिक्सचर के रेशियो में ले लेंगे ना, तो आपको फायदा पता है क्या होगा। उसको आपको फायदा ये रहेगा, आप ये देखेंगे कि जितना मैंने बजट किया था और जो आज की डेट में है उसको जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने ज्यादा बेचा है उसी रेशियो में, तो उसमें किस किस की कितनी ज्यादा बेचनी चाहिए थी क्वांटिटी, और उस पर कितना कितना मार्जिन होना चाहिए था। तो आप कहेंगे मेरा इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा होना चाहिए था, कम आया बेसिकली। आपने कहा ठीक बात है सर। अब वो क्यों कम आया उसको समझने के लिए हम मिक्स वेरिएंस देखते हैं। मिक्स वेरिएंस ये समझाता है कि आखिरकार जो हमने एक्चुअल में जितनी भी क्वांटिटी सेल की है वो किस रेशियो में सेल करनी चाहिए थी और किस रेशियो में हमने सेल कर दी। वो तो ये सीधी सीधी बात समझाता है कि किस रेशियो में सेल करनी चाहिए थी और किस रेशियो में सेल कर दी। इसको फर्दर सब पार्ट में लेके जाते हैं। आपने कहा इसको भी फर्दर, मैंने कहा हाँ। हम उसको प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस भी बोल देते हैं। सही वर्ड उसका मार्केट साइज और मार्केट शेयर वेरिएंस है। मार्केट साइज वेरिएंस क्या कह रहा है, इसको हम लिंक कर रहे होते हैं इंडस्ट्री से। हम इसको लिंक कर रहे होते हैं इंडस्ट्री से कि देखिए, मान लीजिए जैसे हमने सोचा था 10,000 यूनिट्स हम सेल करेंगे, हमने सेल किया लेटर से 15,000 यूनिट्स, 5,000 एक्स्ट्रा है, लेकिन क्यों है, आपने कहा सर इंडस्ट्री ही बढ़ गई। जब इंडस्ट्री ग्रो कर गई, मान के चलिए यहाँ पे इंडस्ट्री जैसे रिसीड कर गई, रिसेशन आ गया था, स्लंप आ गया था, तो आपकी सेल भी जैसे यहाँ पे आपका बजटेड शेयर 10% था, तो अगर इंडस्ट्री में सेल 40,000 रिड्यूस हुई है तो आपका भी 4,000 सेल्स कम होनी चाहिए, तो आप उसको क्या देते हैं, मार्केट साइज वेरिएंस या प्लानिंग वेरिएंस। आपने कहा कि सर सेकंड क्या होता था, आपने कहा कि सर अब मान के चलिए जैसे 60,000 ही सेल किए, इंडस्ट्री इंडस्ट्री में 60,000 की सेल हुई, लेकिन आपका शेयर जो रहा मार्केट शेयर, मार्केटिंग टीम के एफर्ट्स की वजह से या फिर आप कहोगे आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से, वो 25% रहा rather than 10%, मतलब 15% ग्रोथ हुई। तो आपने कहा 15% मैंने एक्स्ट्रा किए 60,000 पे, तो आप कहेंगे मतलब 9,000 एक्स्ट्रा मोबाइल सेल किए, तो आप कहेंगे उसको कहते हैं हम मार्केट मार्केट शेयर वेरिएंस। उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट शेयर वेरिएंस। ये टिपिकली टोटल पे निकाला जाता है, लेकिन कई बार सिचुएशन आए तो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। टिपिकली ये टोटल पे निकाला जाता है। ठीक है, ये किसका सब पार्ट होता है, ये क्वांटिटी वेरिएंस का होता है। बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट सिचुएशन में इसको आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज निकालते हैं। खैर छोड़ो उस बात को। आपने कहा कि ठीक है सर, अब क्या है, अब आपने कहा कि सर एक और होता है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट के साथ साथ इफेक्ट ऑन टर्नओवर। उसमें हम क्या करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटी की वर्किंग्स को, परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज है ना, उसमें हर जगह जितने भी फॉर्मूलाज है उसमें हर जगह जहां जहां सेलिंग प्राइस है, जहां जहां सेल्स स्टैंडर्ड मार्जिन है, उसको आप ले लेते हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, और जहां जहां एक्चुअल मार्जिन है उसको ले लेते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अदरवाइज फॉर्मूला सेम, मीनिंग सेम, सब कुछ सेम। फिर हमने सीखा था एक अप्रोच होती है मार्जिनल अप्रोच, एक होती है एब्जॉर्प्शन अप्रोच। अगर मार्जिनल अप्रोच लेके चल रहे होते हैं तो जहां जैसे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट है, तो आप जैसे जहां स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेके चल रहे हैं वहां स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, और जहां एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल मार्जिन लेके चल रहे हैं वहां एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मीनिंग होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड। अब आपने कहा क्यों स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि हम जब सेल्स के वेरिएंसेस निकाल रहे हैं, हम कॉस्ट के वेरिएंसेस को उसमें क्लब नहीं करना चाह रहे, हम कॉस्ट के वेरिएंसेस सेपरेटली निकालेंगे। इसलिए जब भी सेल्स के वेरिएंसेस निकाल रहे हैं, चाहे आप एब्जॉर्प्शन अप्रोच में एक्चुअल मार्जिन निकाल रहे हैं या मार्जिनल अप्रोच में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल रहे हैं, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करेंगे, आप एक्चुअल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम आ गए थे कॉस्ट के वेरिएंसेस पे। जब हम कॉस्ट के वेरिएंसेस पे आए तो मैंने आपको समझाया था, पहला मटेरियल डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट में आपने क्या लिया था, मटेरियल कॉस्ट वगैरह लिया था।
आपने कहा हाँ सर, डायरेक्ट कॉस्ट थी सबसे पहली। फर्स्ट थी हमारी कौन सी? डायरेक्ट कॉस्ट। आपने कहा ठीक है सर, डायरेक्ट कॉस्ट थी। मैंने कहा देखिए डायरेक्ट कॉस्ट थी, उसमें आपने मटेरियल वगैरह लिया था। सबके इंटरप्रिटेशन जरूर याद रखिएगा, सबके इंटरप्रिटेशन जरूर याद रखिएगा, नहीं तो बाद में मत कहना सर बहुत दुखी हो गए हम। क्यों? इंटरप्रिटेशन याद नहीं थे, पेपर में आ गए, रोते रहोगे बाद में। ठीक है, इंटरप्रिटेशन सबको जरूर याद रखने। हाँ, इंटरप्रिटेशन सही कह रहे हैं दिव्यम, 7 मार्क्स का नवंबर 20 में लास्ट क्वेश्चन था आई बिलीव। चेक करिएगा, 3 मार्क्स के फॉर्मूला कैलकुलेशन और 7 मार्क्स का इंटरप्रिटेशन। और क्वेश्चन दिखाऊं कौन सा था? एक मिनट क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि कैसे आते हैं। देख लेना, तुम्हें मालूम तो है कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपके लेटर अटेम्प्ट्स, कोई से भी अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि इस अटेम्प्ट में इतने मार्क्स का, नहीं तो आप उसको गलत फहमी में ले जाओगे। मैं अपने वर्ड्स भी वापस लेता हूं कि नवंबर में इतने मार्क्स का, क्या पता आगे ऐसा ना हो, मैं क्लियर बोल रहा हूं। लेकिन इंटरप्रिटेशन याद रखनी बड़ी जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा वेरिएंस निकाल क्यों रहे हैं। भाई निकाल क्यों रहे हो ये नहीं मालूम तो पेपर गया हाथ से, और फिर सिर्फ आंसू के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचता। फिर आंसुओं के सिवाय यू डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स। अब मैं उसमें कुछ हेल्प कर नहीं सकता, फिर आप कहो कुछ भी, मेरी क्या गलती, मैंने तो पूरा कराया, मैं तो इंटरप्रिटेशन भी कराया, न्यूमेरिकल भी कराया। बताओ। कॉस्ट वेरिएंस पे आइए। कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है आप भी जानते हैं, हम अच्छे से समझते हैं कि यार देखिए, कॉस्ट वेरिएंस जो हम लेके चल रहे होते हैं वो कैसे होता है, आपको भी पता है। कॉस्ट वेरिएंस सीधे सीधे है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट। जैसे यहाँ पे 9,35,000 था माइनस एक्चुअल कॉस्ट, हर जगह, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड्स हो, कुछ भी। तो आपने कहा अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम ऐसे लेके चल रहे होते हैं तो हमारी कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली मटेरियल की अगर बात करें 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल रेट वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस देखता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरीके से आपने कितनी क्वांटिटी लगानी चाहिए थी, कितनी क्वांटिटी लगा दी, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसी एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। और प्राइस या रेट वेरिएंस कहता है किस रेट पे, किस रेट पे आपको आ, आपका मटेरियल आना चाहिए था, किस रेट पे आप लेके आए इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर सिंगल प्लान लेके चल रहे हैं तो आप एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेंगे। अगर पार्शियल प्लान ले रहे हैं, मतलब आपके बुक्स टाइमली नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, टाइमली आप इमीडिएटली वेरिएंस नहीं निकाल पा रहे, ईयर एंड पे ही निकाल पा रहे हैं, तो आप उस केस में आपने, हाँ एग्स वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही, आप एग्स वाला एग्जाम्पल, 2 रुपये 2 रुपये 50 पैसा, आपने कहा अगर हमारी टाइमली प्रिपेयर हो रही है तो क्वांटिटी परचेज ले लेंगे, और टाइमली प्रिपेयर नहीं हो रही तो क्वांटिटी यूज लेंगे। ठीक है, तो बेटर रहता है अपने आप को सेफ साइड करने के लिए। मैं तो हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ, दो तरीके से वेरिएंस निकाला है मटेरियल के प्राइस वेरिएंस। मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस दिखा दीजिए क्वांटिटी परचेज पे, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिखा दीजिए क्वांटिटी यूज पे। आपकी दिक्कत खत्म, झगड़ा ही खत्म यार, झगड़ा ही खत्म, है ना। और कॉस्ट वेरिएंस निकाल लीजिए क्वांटिटी यूज पे, मतलब आपका झगड़ा खत्म। इंटरनेशनली कॉस्ट वेरिएंस निकलता है क्वांटिटी परचेज पे, लेकिन आप निकाल दीजिए क्वांटिटी यूज पे। अच्छा, क्वांटिटी जो कंज्यूम, जो क्वांटिटी वेरिएंस आया है या यूसेज वेरिएंस है, उसको 2 पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने कहा कौन कौन से? मैंने कहा देखिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यील्ड या सब यूसेज वेरिएंस, एंड सेकंड है, सेकंड क्या है आपने कहा कि सर सेकंड जो होता है यील्ड के साथ कौन सा होता है, मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो आपने कहा यील्ड एंड मिक्स। आपने कहा बहुत आसान है सर। मैंने कहा देखिए कैसे है, बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक्चुअली पेजेस ज्यादा हो गए हैं तो स्लो हो गया है वन नोट।
देखिए, हमने समझा था देयर आर 3 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग यील्ड वेरिएंस। आने तीनों चाहिए, आने तीनों चाहिए। कहां क्या पता कौन सा इंटरप्रिटेशन दे दे वेरिएंस निकाल के, फिर क्या करोगे? आने, इसीलिए आपको ऑल 3 चाहिए। तो फर्स्ट वे क्या था? आउटपुट बेस था। इसमें हम क्या करते थे आउटपुट बेस में, एक मिनट, आउटपुट बेस वाला वेरिएंस जो था, इसमें आप क्या करते थे? आप कहते थे कि सर आपने 90 केजी एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया, लेकिन आपका जो 10% नॉर्मल लॉस था उसके हिसाब से आपका कितना आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए था, उसके हिसाब से बताओ। तो मैंने कहा 120 के ऊपर 10% के हिसाब से 108 प्रोड्यूस होना चाहिए था। आपने प्रोड्यूस किया है 90, आपने प्रोड्यूस किया है 90, होना कितना चाहिए था? आपने कहा कि सर मेरा होना चाहिए था 108। तो मतलब आपने कितना कम प्रोड्यूस किया? 18 केजी आउटपुट। अब आपको पता है कि 270 कॉस्ट लगती है 90 केजी, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 270 है, फॉर एक्चुअल आउटपुट 90, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो 3 है। तो आपने कहा अगर 18 केजी आउटपुट बर्बाद हो गया तो मैंने कितना वेस्ट कर दिया? 54 रुपीज का लॉस हो गया। इसी चीज को आप दूसरी तरीके से देखते थे इनपुट बेस पे। आप कहते थे सर उसी 90 केजी आउटपुट को बनाने के लिए आपके कितने केजी इनपुट लगना चाहिए था? मैंने कहा 100 केजी लगना चाहिए था 10% के हिसाब से, लेकिन लग गया था आपका 25% एबनॉर्मल लॉस के हिसाब से। लॉस, एबनॉर्मल लॉस की वजह से 25 रह गया लॉस परसेंटेज। तो आपने कहा 120 केजी लग गया, मतलब 20 केजी इनपुट ज्यादा लग गया। बेसिकली हम इनपुट बेस ज्यादा प्रेफर कर रहे होते थे, क्योंकि आउटपुट कई बार सेम उसमें नहीं होता था, जैसे केजी केजी में नहीं होता था, कई बार टिन में होता था, कई बार किसी और मेजर में होता था। इसलिए हम इनपुट बेस ज्यादा फॉलो कर रहे होते थे। अब आपने कहा 20 केजी ज्यादा लगा, अच्छा 270 रुपीज लग रही थी कॉस्ट इस पे 100 केजी पे, 270 रुपीज 100 केजी पे, मतलब अगर आपकी 1 केजी पे सोचो 2.7, मेरी कितने ज्यादा लगे थे? 20 केजी, तो आपने कहा 54 रुपीज का मैंने लॉस कर दिया। इसी को हम एक और तरीके से देखते थे, हमें मालूम है क्वांटिटी वेरिएंस क्या है। आपने कहा दिस माइनस दिस, तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते थे। आपने कहा फर्स्ट क्या होता था? आपने कहा कि सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको कह देते थे यील्ड वेरिएंस। और सेकंड क्या करते थे आप? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इसको आप बोल देते थे क्या? आपने कहा कि सर इसको हम बोल देते थे मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस मतलब कितनी आपकी क्वांटिटी, अगर हम यही 120 केजी हमने सोचा था बजट के टाइम पे, स्टैंडर्ड वगैरह होता, तो कितनी कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और कितनी लग गई, मिक्सचर में क्या गड़बड़ है। तो आपने कहा अच्छा ये होता है, मैंने कहा हाँ। तो आप डिफरेंस ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो इसको क्या देते हैं? यील्ड या सब यूसेज वेरिएंस, अदरवाइज आप बोल देते हैं मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो आपका ये हमारे वेरिएंसेस थे। इसके बाद हम आए थे लेबर पे, इसके बाद हम आ गए थे लेबर पे। अच्छा, मैंने आपको कई फॉर्मूलाज निकालने सिखाए थे लेबर पे आने से पहले। मैंने आपको कहा था किसी भी चीज का आपको अगर फॉर्मूला निकालना हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो आप कैसे करते हैं? बजटेड ओवर बजटेड इनटू एक्चुअल कर देते हैं, बजटेड ओवर बजटेड इनटू एक्चुअल कर देते हैं। फिर जो कॉस्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ लिख देते हैं, और आउटपुट के बदले में चाहिए, जिसके अगेंस्ट चाहिए तो वो आप यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं। आपके पास ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, आपके पास ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है। आपने कहा कि सर इसके अंदर एक बात और याद रखना, आपको इसके अंदर ये बात याद रखनी होती है क्या, कि हमारा मटेरियल जो है ना, मटेरियल जो है वो तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेबर नहीं हो पाती है। तो लेबर जो होती है, मटेरियल पे तो आपने कॉस्ट वेरिएंस किस पे निकाल दिया था? क्वांटिटी यूज पे। लेबर पे आप क्या करते हैं? आप ये फॉर्मूला निकालते हैं क्वांटिटी यूज वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो लेबर की जो भी कॉस्ट इनकर हुई है वो लेके चलनी होती है। मटेरियल में तो हमने झगड़ा खत्म किया था ना, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनली हम क्वांटिटी परचेज पे निकालते हैं और हमारे यहाँ क्वांटिटी यूज पे निकाल के कॉस्ट वेरिएंस कराते हैं। लेकिन हम लेबर में तो क्वांटिटी होती ही नहीं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड कुछ हो ही नहीं सकता, क्वांटिटी वगैरह कुछ है नहीं, तो जो भी लेबर कॉस्ट इनकर हो रही है उसके ऊपर निकालते हैं। इसके अंदर हम लोग जैसे वहां पे लेबर मटेरियल में
यूसेज वेरिएंस और एक्सपेंस वेरिएंस था, प्राइस वेरिएंस था, यहां पे एफिशिएंसी बोल देते हैं यूसेज को, और रेट या एक्सपेंस वेरिएंस बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है। एक और निकल आता है बीच में, आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस क्या समझाता है? आपको बताता है कि कितना आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम है। आपने कहा कितना एबनॉर्मल, नॉर्मल आइडल टाइम नहीं, एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है। मशीन खराब थी, आपने कहा मटेरियल नहीं आया, इस वजह से क्या आपका टाइम वेस्ट हुआ, उसको कहते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब एफिशिएंसी वेरिएंस और गैंग कंपोजिशन वेरिएंस। हम प्रेफर करते हैं मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस नहीं बोलते इसको। और लेबर के केस में हम आउटपुट बेस पे नहीं निकालते मिक्स यील्ड वेरिएंस को, मतलब सब एफिशिएंसी वेरिएंस को। ठीक है, आउटपुट बेस पे नहीं निकालना प्रेफर करते, हम हमेशा इनपुट बेस पे ही चलते हैं। बाकी ये सब कुछ एग्जैक्टली मटेरियल वाला था। इसके बाद आप आए थे, इसके बाद आप आए थे ओवरहेड्स पे। मैंने आपको बताया था ओवरहेड्स के अंदर हम लोग पहले ट्रेडिशनल ओवरहेड्स कर रहे थे। ट्रेडिशनल ओवरहेड्स के अंदर हम क्या करते थे? ट्रेडिशनल ओवरहेड्स के अंदर हमने समझा था, देखिए दो तरीके से क्लासिफिकेशन था, वेरिएबल और फिक्स। टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन था, वेरिएबल और फिक्स। हम लोग कहते थे एक्चुअल आवर्स पेड को हम लेके ही नहीं चलते थे, ना आइडल टाइम को लेके चलते थे, हम सिर्फ आवर्स वर्क को लेके चलते थे। ऐसा क्यों करते थे कि आवर्स वर्क को लेके चल रहे थे ओवरहेड एनालिसिस के लिए? हम कहते थे जितनी देर वर्क हुआ उसी हिसाब से हम मान के चलते थे कॉस्ट की एलोकेशन है। जैसे आपने जितनी देर वर्क किया, एक्चुअल में वर्क किया, उतनी देर आपने पंखा चलाया फैक्ट्री के अंदर, उतनी देर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल लगाया, इनडायरेक्ट लेबर लगाई, तो आप कहते हैं कि यार हमारी उसी टाइम पे, यहां तक फिक्स कॉस्ट भी उसी पे अपोर्शन कर रहे होते थे। तो याद ये रखना है कि जितनी जितनी देर काम हुआ उसके हिसाब से ही हमें फिक्स कॉस्ट अपोर्शन करनी है, उसी के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लेके चलनी है। इन सिंपल टर्म्स हम लोग ओवरहेड के अंदर आवर्स पेड को नहीं लेके चलते, हमेशा आवर्स वर्क को लेके चलते हैं, मतलब रिसोर्सेज कितने यूटिलाइज हो रहे हैं उसको लेके चलते हैं, ना कि रिसोर्सेज के लिए कितने के लिए पेमेंट की। ठीक है, इवन जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे तो रिसोर्सेज अगर पेड कुछ आ जाए और यूटिलाइज कुछ आ जाए तो यूटिलाइज लेके चलेंगे, पेड नहीं। अब आपने कहा कि इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते थे, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस और फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस या टोटल ओवरहेड वेरिएंस कहा जाता था यहाँ पे। वो क्या होता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको भी याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कई तरीके से निकाली जा सकती है। फर्स्ट वे तो है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। फर्स्ट वे सिंपल है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड वे क्या है, जैसे यहाँ पे रिसोर्स जो है, जो भी आपका है वो आवर्स है, तो आप कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट। वर्ड ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। तो आपने कहा सिर्फ ये वेरिएबल ओवरहेड है? मैंने कहा नहीं, मटेरियल में भी अगर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट निकालनी है तो आपके पास टू वेज हैं। फर्स्ट एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। सेकेंड वे क्या है? आपने कहा सेकेंड वे जो है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी वगैरह। तो आपने कहा अच्छा, तो हर जगह आप चाहें तो रिसोर्स बेस पे इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कैसे, जैसे यहां पे, ठीक है, आपने कहा कि सर हमें मालूम है दीज बोथ द थिंग्स आर सेम, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, या फिर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, वन एंड द सेम थिंग। इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, इसमें आइडल टाइम नहीं होता, इसमें एक्चुअल आवर्स पेड नहीं होते, तो हम किस पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? एक वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंस वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। सेम फॉर्मूलाज हैं, लेबर बेस पे सेम मीनिंग है, सब कुछ सेम है। लेबर वाला कि यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि आवर्स ज्यादा लग गए या रेट ज्यादा पे कर दी, एग्जैक्टली सेम है। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड। हमने पूरे पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर फॉर्मूलाज इस तरीके से लिए हुए हैं कि जब भी पॉजिटिव फिगर आती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जब भी पॉजिटिव फिगर आती है तो आपने क्या देखा, एक आउटपुट बेस भी है शायद, नहीं आउटपुट बेस नहीं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ आइडल टाइम वेरिएंस, जब भी पॉजिटिव फिगर आती है हम उसको फेवरेबल वेरिएंस लेते हैं, और जब भी नेगेटिव फिगर आती है हम उसको एडवर्स वेरिएंस लेते हैं, ताकि माइंड एकदम क्लियर रहे, है ना। अच्छा, इसके अंदर आपने कहा
अलग फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, ये नहीं है जरूरी कि सेम ही हो। सेल्स के अंदर टिपिकली हमारे फॉर्मूलाज कैसे कैसे होते हैं, एक्चुअल माइनस बजटेड, और कॉस्ट के अंदर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, टिपिकली ये होता है, नॉट ऑलवेज। आपने कहा ठीक है, तो आपने एक्सपेंस वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों बिल्कुल सेम है लेबर वाले। लास्ट पे हम आए थे, इसके अंदर जो ओवरहेड के अंदर वेरिएंसेस थे, लास्ट जो हमने यहां तक पढ़े थे, आपने कहा कि सर वो थे फिक्स ओवरहेड। आपने कहा फिक्स ओवरहेड के अंदर याद रखिएगा, याद रखिएगा, पहले इसका फॉर्मेट याद करते हैं कि किस तरीके से वेरिएंसेस निकालते थे, फिर हम इसके मीनिंग्स पे रिकॉल करेंगे, ठीक है, मीनिंग को भी रिकॉल करेंगे, पहले इसके फॉर्मेट को रिकॉल कर लेते हैं। टोटल ओवरहेड वेरिएंस टू पार्ट्स में डिवाइड होता था, वॉल्यूम वेरिएंस, टोटल ओवरहेड कॉस्ट मतलब कॉस्ट वेरिएंस होता था, वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंस वेरिएंस या बजट वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता था, कौन कौन से, आपने का एक्सपेंस एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस याद रखिए, अगर कुछ भी हो एफिशिएंसी वेरिएंस में कोई इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन कैपेसिटी वेरिएंस अगर कैलेंडर वेरिएंस होता है तो डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, एक्चुअल डेज पे निकालते हैं। उसको हम यहाँ पे समझने के लिए हम लोग रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस बोल देते हैं, अदरवाइज आप क्या बोल सकते हैं, आप उसको कैपेसिटी वेरिएंस ही बोलेंगे, लिखने के लिए फॉर्मूला हम रिवाइज कैपेसिटी बोल देते हैं। आपने उसको बैलेंस कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, रिवाइज कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि सर फॉर्मूला कैसे थे, मैंने आपको बड़ा सिंपल याद कराया था, आउटपुट आवर्स डेज बजटेड फिक्स ओवरहेड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। आउटपुट का मतलब एक्चुअल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, आवर्स मतलब एक्चुअल आवर्स, और थर्ड डेज मतलब एक्चुअल डेज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। तो फर्स्ट हो गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, सेकंड हो गया एक्चुअल आवर्स, थर्ड हो गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर आवर से। आपने इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर आवर। फोर्थ क्या है, बजटेड फिक्स ओवरहेड, फिफ्थ क्या है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। अब इससे फॉर्मुलाज बनाते हैं, कैसे फॉर्मुलाज है, सबसे पहला फॉर्मुला सबसे बड़ा वेरिएंस 1 माइनस 5 कर देंगे। 1 क्या था, आपने कहा सर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर आवर, जिसे हम एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड भी कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड भी बोलते हैं। उसमें से आपने माइनस किया क्या, आपने कहा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 1 माइनस 5, तो आपने कहा ठीक है इसको हम बोलते हैं टोटल, इसके अंदर सारे कवर्ड है। सेकंड आपने कहा कि सर इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर आप अब 1 - 4 और 4 - 5 में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक्चुअली वॉल्यूम वेरिएंस बड़ा क्यों लिया, 1 - 4 वॉल्यूम वेरिएंस ले रहे हैं क्योंकि उसके सब पार्ट्स होने वाले हैं। 4 - 5 क्यों लिया, क्योंकि एक्सपेंस वेरिएंस के कोई सब पार्ट्स नहीं है, इसलिए इसको 4 - 5 ले लिया। वॉल्यूम वेरिएंस के आपने कहा टू पार्ट्स होते हैं प्राइमरीली, एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस के कोई सब पार्ट नहीं है, इसलिए इसे 1 - 2 ले लेंगे छोटा सा, लेकिन कैपेसिटी वेरिएंस के सब पार्ट्स आते हैं, इसलिए हम 2 - 4 लेते हैं, 2 - 4। तो आपने कहा 2 क्या है, मैंने कहा 2 कुछ भी नहीं। 2 - 4 क्यों लिया आपने, अच्छा 2 - 4 के बाद आपने कहा कि सर एक पार्ट सब पार्ट और बना देते हैं। अगर कैलेंडर वेरिएंस निकल रहा होता तो 2 - 3 को लेते हैं कैपेसिटी वेरिएंस, उसको लिखते हैं हम रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस है, ठीक है। लेकिन जब पेपर में फाइनल सॉल्व करके लिखेंगे उसको कैपेसिटी वेरिएंस बोलते हैं, हम रिवाइज कैपेसिटी है, लिखेंगे उसको कैपेसिटी वेरिएंस। तो आपने कहा ठीक है सर ये अच्छे से क्लियर हो गया, हमें वेरिएंस के फॉर्मुलाज इसी से बनेंगे सब, बहुत इजीली हम सब बना सकते हैं इसके फॉर्मुलाज, मतलब इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं फॉर्मूला बनाने में। लेकिन मीनिंग रिकॉल कर लेते हैं। आपने कहा कि सर फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस के मीनिंग रिकॉल कर लेते हैं, मैंने कहा कैसे है मीनिंग, मैंने कहा देखो मीनिंग क्या है, पहले हम आते हैं वॉल्यूम वेरिएंस वगैरह पे। दो अप्रोचेस हैं, देयर वर टू अप्रोचेस, फर्स्ट वन वाज एब्जॉर्प्शन अप्रोच, सेकंड वन वाज मार्जिनल अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच में आप क्या कर रहे होते थे, आप कहते थे कि देखिए आप पहले मार्जिनल अप्रोच में हम कहते थे कि हमने बजटिंग चैप्टर पढ़ा है इंटरमीडिएट में, हमने सीखा था कि यार बजट फ्लेक्सिबल हो या ओरिजिनल, फिक्स कॉस्ट मेरी सेम रहती है, इट डजंट चेंज। तो आपने कहा फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहती है, लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन अप्रोच पे आए थे तो हमारा मीनिंग एब्जॉर्प्शन का मतलब ये था कि जब हम आउटपुट चेंज कर रहे हैं, आउटपुट हमने सोचा था 10,000 के 9,000 प्रोड्यूस हुआ, तो आपने कितना एब्जॉर्ब किया यूनिट्स को, यूनिट्स पे ओवरहेड फिक्स ओवरहेड को कितना एब्जॉर्ब किया। तो आपने कहा अच्छा, तो जब आपका आउटपुट ही बदल गया तो फिक्स ओवरहेड आपका बदल गया। तो आप कहते थे कि सर फिक्स ओवरहेड हमने 50, जैसे यहाँ पे 10,000 यूनिट्स के लिए 50,000 कॉस्ट है, बजटेड की थी हमने, ठीक है। अब अगर आपने एक्चुअल में 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो आप कहेंगे कि सर हमने कितने एब्जॉर्ब कर लिए, हमने 55,000 यूनिट्स, हमने 55,000 रुपीज एब्जॉर्ब कर लिए। अब हुआ क्या, हुआ ये इसकी वजह से इंपैक्ट आने शुरू हुए।
यहाँ पे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप निकालेंगे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है मार्जिनल कॉस्टिंग, यहाँ पे आपको दिखेगा 20,000 का फेवरेबल, 20,000 का सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस दिखेगा। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन अप्रोच पे आएंगे, क्योंकि फिक्स ओवरहेड जो है मेरी 50 से बढ़कर 55 हो गई, रिवाइज फ्लेक्सिबल बजट में 50 से बढ़कर कितनी हो गई, सॉरी 55 हो गई। मेरे को जो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस कितना दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखिए, इट इज नाउ 15,000 नॉट 20,000, इट इज नाउ 15,000 नॉट 20,000। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, अब मेरे को ये 15,000 दिख रहा है क्योंकि 5,000 मैंने ओवर एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, 1,000 ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 5,000 ओवर एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके चक्कर में देखिए मेरा फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंस वेरिएंस कितना था, 4,000। मेरा फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस जो आना चाहिए, जो कि आना चाहिए, वो आना चाहिए था 4,000। मार्जिनल में हमने देखा टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस कितना था, 4,000, क्योंकि और कोई वेरिएंस है ही नहीं। लेकिन यहां पे हमारा 9,000 दिख रहा है, 55 और 46 के बीच के डिफरेंस हमारा 9,000 दिख रहा है। क्यों 9,000 दिख रहा है? 5,000 मैंने ओवर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस मेरा 5,000 कमाया था। तो मैंने क्या कहा, 5,000 ओवर एब्जॉर्ब करने की वजह से मुझे यहां पे फिक्स ओवरहेड में 5,000 का फायदा ज्यादा दिख रहा है, मतलब 4,000 की जगह मुझे 9,000 का बेनिफिट दिख रहा है, 4,000 की जगह मुझे 9,000 का बेनिफिट दिख रहा है। तो आपने कहा अच्छा ये 5,000 का बेनिफिट एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम के वजह से मैंने ओवर एब्जॉर्ब कर लिया था, तो जिसकी वजह से सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस मेरा 5,000 से कम था। तो आपने कहा ये नेट इंपैक्ट तो सेम हो गया, कैसे, यहां पे हमने 5,000 दिखा दिया वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से ही, तो आपने इसका नाम दे दिया फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ओवर एब्जॉर्प्शन जब भी होगा उसकी वजह से क्या आएगा, आपने कहा जब भी ओवर एब्जॉर्प्शन होगा उसकी वजह से मेरे पास, ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से आपने कहा मेरे पास हमेशा आएगा, क्या आएगा, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल, और अंडर एब्जॉर्प्शन से आएगा एडवर्स। इसके बाद आए हम एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस पे। एफिशिएंसी वेरिएंस का मीनिंग था, एफिशिएंसी वेरिएंस का मीनिंग था, आपने कहा क्या मीनिंग था एफिशिएंसी वेरिएंस का, मैंने आपको बताया था कि कितने आवर्स लगने चाहिए और कितने आवर्स आपके लगे। और कैपेसिटी वेरिएंस का मीनिंग था कि कितने आपके पास बजटेड आवर्स थे और कितने हकीकत में आपने आवर्स यूज किए। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास 40,000 आवर्स थे, लेकिन आपने 25,200 आवर्स यूज किए, दैट मींस आपने अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी की है, उसको आप कैपेसिटी वेरिएंस कह रहे हैं। और 25,200 आवर्स में जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, वो आउटपुट एक्चुअल में 20,000 आवर्स के लायक था, उसको आपने एफिशिएंसी वेरिएंस बोल दिया। सिंपल है, उसको आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आपने कहा एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस मेरे को एकदम क्लियर हो गया। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, स्ट्राइक हो जाती है, किसी मंथ में हॉलीडे ज्यादा आ जाती है, संडे ज्यादा आ जाता है, उस सिचुएशन में डेज, जो वर्किंग डेज हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में मेरे वर्किंग डेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। उसकी वजह से, उसकी वजह से मैं क्या निकालता हूं, मैं कैपेसिटी वेरिएंस दोबारा निकालता हूं। मैं उस ओरिजिनल कैपेसिटी वेरिएंस को ना निकाल के मैं क्या कहता हूं, यहां पे रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस निकालूंगा। मतलब इसको किस बेस पे निकालूंगा, एक्चुअल डेज पे ही निकालूंगा, बाकी सब कुछ तो सेम है, बस यहाँ पे डेज, बजटेड के अंदर डेज कौन से लेंगे हम, यहाँ पे एक्चुअल डेज ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास डेज की प्रॉब्लम क्यों आ गई, आपने कहा डेज की प्रॉब्लम इसीलिए आ गई क्योंकि मेरे पास डेज थे ही नहीं इस मंथ में। मैंने तो बजट बनाया था ईयर के बेस पे, डिवाइड बाय 300 डेज, डिवाइड बाय आपने कहा 12, तो मेरे पास 25 डेज पर मंथ आ गए थे। जरूरी थोड़ी हर मंथ में उतने डेज हो। तो आपने कहा कि सर इसलिए हम रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम कैपेसिटी वेरिएंस लिखते हैं। रिवाइज, वहां पे ओरिजिनल कैपेसिटी वेरिएंस नहीं निकालेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए याद रखिए, जब भी हम कैलेंडर वेरिएंस निकाल रहे होंगे तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा, रिकंसिलिएशन अगर देखें, एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस कैलेंडर वेरिएंस प्लस कैपेसिटी वेरिएंस, एक्चुअल में रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस है, ठीक है। इसके बाद हम आ गए थे, इसके बाद हम आ गए थे रिकंसिलिएशन पे, जिसे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, इसी के लिए तो यार तो हम शुरू से तैयारी कर रहे थे। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कहता है, देखिए बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में जो डिफरेंस है
वो रीजंस हमें पहले ही पता है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस, ये डिफरेंस हमें पहले ही पता है, उसको बस दिखाना है। आपको बस उसको दिखाना है फेवरेबल एडवर्स वेरिएंस ले लेके। अगर वो आपको कहता है स्पेशली स्टैंडर्ड मार्जिन दिखाओ, स्टैंडर्ड प्रॉफिट दिखाओ, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट दिखा देंगे। अगर कहता है एक्चुअल मार्जिन दिखाइए तो एक्चुअल मार्जिन दिखा देंगे, अदरवाइज दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आपको शुरुआत करना है बजट प्रॉफिट से, फिर आना है आपने एडजस्ट करते हुए वेरिएंसेस, सेल्स के प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस को एडजस्ट करने के अंदर बाद आप आएंगे एक्चुअल मार्जिन पे आ जाएंगे। अगर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की जगह मान के चलिए डिटेल वेरिएंस निकल सकते हैं तो आप डिटेल निकाल देंगे, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर मान के चलिए क्वांटिटी वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस निकल रहा है तो आप क्वांटिटी वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस दिखाइए, वाई टू शो, आपने कहा वाई टू शो वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। डिटेल जितना जा सकते हैं उतना डिटेल जाते हैं फिर, लेकिन क्वांटिटी वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस निकाल दिया तो वॉल्यूम वेरिएंस निकाल के दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वाई टू शो वॉल्यूम वेरिएंस इफ क्वांटिटी वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बड़ा ध्यान देना, सबसे बड़ा ऐसे ही आखिर में कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट कर देते हैं। कॉस्ट वेरिएंस में भी अगर मान के चलिए यूसेज वेरिएंस है, यूसेज वेरिएंस ना दिखा के आप मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दिखाइए, वाई टू शो यूसेज वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मत दिखाइए, उसकी जगह आप क्या दिखाएंगे, वॉल्यूम वेरिएंस की जगह एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर दिखाएंगे, है ना। आपने कहा ठीक है सर। अब क्या होता है, कई बार जब हम यहां पे ही मार्जिनल अप्रोच ले रहे होते हैं तो डिफरेंस एक आ जाता है। डिफरेंस क्या होता है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस जो है, देखिए ध्यान देना, यहां पे मार्जिनल अप्रोच का जो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है वो किसका समेशन होगा, अगर आप ध्यान दें, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस प्लस फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ एब्जॉर्प्शन अप्रोच, बाकी कोई अंतर नहीं होता। अगर आप रिकंसिलिएशन बनाते हैं बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपका आपका सेल्स मार्जिन, क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अच्छा, सेकेंडली हमें मालूम है फॉर्मूलाज जो लगा रहे हैं हम कैसे लगाते हैं, कंट्रीब्यूशन बेस पे फॉर्मूला लगाते हैं, ना कि टोटल प्रॉफिट बेस पे। मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ना लेके स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेके चलते हैं, ऐसे ही एक्चुअल में, ठीक है। इसके ऊपर फिर हमने प्रैक्टिस की थी। बताइए, अगर किसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तक कोई भी डाउट हो तो, कोई भी अगर 1% भी अगर किसी को डाउट हो, ही और शी में आस्क द सेम। क्लियर है, चलो मान के चल रहा हूं कोई डाउट नहीं है,